Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. English हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश 501 लेसन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो आगे बढ़ते हैं इंग्लिश 501 के नेक्स्ट लेसन नंबर 14 की तरफ, मूविंग टुवर्ड्स मिडल इंग्लिश। तो इंग्लिश का जो एवोल्यूशन है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो इसका जो हेडिंग है इस लेसन का वो है मूविंग टुवर्ड्स मिडल इंग्लिश की तरफ पेशरफ्त, द नॉर्मन कॉन्केस्ट, नॉर्मन फतह 1066 to 1200। टॉपिक 066 टुवर्ड्स मिडल इंग्लिश, द नॉर्मन कॉन्केस्ट 1066 to 1200। नॉर्समैन एंड नॉर्मन्स ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। कदीम अंग्रेज़ी के दौर के आखिरी हिस्से में टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नॉन इंग्लिश स्पीकर्स इन्वेडेड द कंट्री। दो मुख्तलिफ ग्रुपों ने जिनका ताल्लुक नॉन इंग्लिश स्पीकर कंट्रीज से था उन्होंने मुल्क के ऊपर हमला किया। बोथ ग्रुप्स वर स्कैंडिनेवियन ओरिजिन। अपने ओरिजिन के लिहाज से दोनों ग्रुप स्कैंडिनेवियन थे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, ये इलाके सारे आते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में। ओल्ड नॉर्स, ON यानी कि ओल्ड नॉर्स यानी कि स्कैंडिनेवियन इलाके के जो लोग थे, एंड ओल्ड फ्रेंच जिसको OF कहते हैं। हु वर दे, ये कौन थे? ओल्ड नॉर्स कौन थे और ओल्ड फ्रेंच कौन थे? देयर ओरिजिन इज़ डिस्कस्ड। इनके ओरिजिन को, इनके माहज़ को, ये कहाँ से आए, इसको बहस की जाएगी। व्हाट इज़ द नॉर्मन कॉन्केस्ट 1066, 1066 की जो नॉर्मन कॉन्केस्ट बड़ी मशहूर है वो क्या है, एंड व्हाट इज़ इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। और ये जो नॉर्मन कॉन्केस्ट है इसका इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर क्या असर पड़ा। व्हाट वुड द लैंग्वेज हैव बीन लाइक इफ़ विलियम द कॉन्करर हैड नॉट सक्सीडेड इन मेकिंग गुड हिज क्लेम। अगर विलियम द कॉन्करस जो फ्रांस से आया था और उसने इंग्लैंड को फतह कर लिया, अगर वो कामयाब ना होता तो क्या होता? इट वुड हैव परस्यूड मच द सेम कोर्स एज द अदर जर्मैनिक लैंग्वेज। तो ये उसी तरह से रास्ता इख्तियार करती जिस तरह से दूसरी जर्मैनिक लैंग्वेजेस ने इख्तियार किया। रिटेनिंग परहैप्स मोर ऑफ इट्स इन्फ्लेक्शंस, शायद इसमें ज़्यादा मोड़ आते, एंड प्रिजर्विंग ए प्रीडोमिनेंटली जर्मैनिक वोकेबलरी, और इसके अंदर जर्मैनिक वोकेबलरी की कसरत होती। इट इज़ आल्सो डिस्कस्ड हाउ वर्ड स्टॉक ऑफ इंग्लिश इज़ अफेक्टेड बाय दीज इवेंट्स ऑफ द हिस्ट्री। ये बात भी इस लेसन में डिस्कस की जाएगी कि किस तरह से जो इंग्लिश स्टॉक था, इंग्लिश वोकेबलरी का जो वर्ड स्टॉक था, अल्फाज का ज़हीरा था, उसके ऊपर इन वाक़यात ने तारीख़ में क्या असर डाले। इफ़ दिस इवेंट हैड नॉट टेकन प्लेस, अगर ये वाक़या रूनमा ना होता, वर्ड फार्मेशन इन इंग्लिश वुड हैव बीन लिमिटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक मेथड्स ऑफ वर्ड फार्मेशन फ्राम विद इन लैंग्वेज। तो इंग्लिश जो ज़ुबान थी इसमें जो वर्ड फार्मेशन थी, अल्फाज की बनावट थी, यह महदूद रह जाती, और इसके अंदर ख़ास किस्म कुछ तरीके होते वर्ड फार्मेशन के जो लैंग्वेज के अंदर से ही तरक्की करके सामने आते। एंड इट वुड हैव बिन रिजल्टेड इन इनकॉर्पोरेटिंग लेस फ्रीली फ्राम आउटसाइड द लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज से बाहर से बहुत कम चीज़ें आज़ादाना तौर पर इसमें शामिल होती। रिजल्टेंटली इंग्लिश वुड हैव लैक्ड द एनॉर्मस नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स। नतीजा ये होता कि अंग्रेज़ी जो थी ये बहुत सारे फ्रांसीसी अल्फाज जो इसमें अब शामिल हैं उनसे ये महरूम होती। दैट टुडे मेक इंग्लिश सीम, जो आज की इंग्लिश में हमें दिखाई देते हैं, ऑन द साइड ऑफ वोकेबलरी ऑलमोस्ट एज मच ए रोमांस एज ए जर्मैनिक लैंग्वेज। द नॉर्मन कॉन्केस्ट चेंज द होल कोर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। नॉर्मन कॉन्केस्ट ने इंग्लिश लैंग्वेज के सारे रास्ते को बदल के रख दिया। टॉपिक 067 ओरिजिन ऑफ नॉर्मैंडी एंड नॉर्मन सेटलमेंट। नॉर्मैंडी का ओरिजिन और नॉर्मन बस्तियाँ। नॉर्मैंडी क्या चीज़ है? अगर आप नक्शे के ऊपर देखें तो जो है ये फ्रांस है, इसके साथ इंग्लिश चैनल है और उसके आगे इंग्लैंड है। ऑन द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ फ्रांस, फ्रांस के शुमाली साहल पर डायरेक्टली अक्रॉस फ्राम इंग्लैंड,
इंग्लैंड से बराह रास्त परे, अ डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंडिंग सम 75 माइल्स बैक फ्रॉम द चैनल। तो दरमियान में इंग्लिश चैनल है, आगे इंग्लैंड है और पीछे फ्रांस है। तो फ्रांस का जो शमाली इलाका है वहाँ जो इंग्लिश चैनल है उससे तकरीबन 70 मील पीछे ये नॉर्मैंडी का ज़िला वाक़या है। ये बेसिकली फ्रांस के अंदर है और ये बिल्कुल किनारे पे है और उसके आगे इंग्लिश चैनल और आगे इंग्लैंड शुरू हो जाता है। द नेम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द बैंड्स ऑफ नॉर्थमैन हु सेटल्ड देयर इन द 9th and 10th सेंचुरी। तो नॉर्मैंडी को जो नाम है वो उन शमाली लोगों की तरफ से मिला, नॉर्थमैन की तरफ से, जो 9वीं और 10वीं सदी में इस इलाके में आबाद हुए। अ जनरेशन आफ्टर एल्फ्रेड रीच्ड एन एग्रीमेंट विद द नॉर्थमैन इन इंग्लैंड। एक नस्ल के बाद एल्फ्रेड ने एक मुआहदा किया इन नॉर्थमैन शमाली लोगों के साथ इंग्लैंड के अंदर। यानी ये जो नॉर्थमैन थे ये फ्रांस के बिल्कुल आखिरी किनारे पे नॉर्थ में भी आबाद थे और वहाँ से इन्होंने सेटलमेंट इंग्लैंड के इलाके में भी बनाई हुई थी। तो एल्फ्रेड जो था यकीनन ये वहाँ का कोई किंग होगा, तो इसने एक एग्रीमेंट किया इंग्लैंड के अंदर जो नॉर्थमैन थे, यानी कि बेसिकली वो नॉर्मैंडी के रहने वाले थे लेकिन उनके कुछ जो लोग थे वो इंग्लैंड में आबाद हो चुके थे, तो उनके साथ एक मुआहदा किया। इट्स समवट सिमिलर अंडरस्टैंडिंग वाज रीच बिटवीन रोलो द लीडर ऑफ द डैन्स इन नॉर्मैंडी। इसी तरह का एक मुआहदा समवट सिमिलर अंडरस्टैंडिंग वाज रीच बिटवीन रोलो द लीडर ऑफ द डैन्स इन नॉर्मैंडी। नॉर्मैंडी के अंदर डैन्स कबाइल थे, उनके लीडर रोलो के साथ भी इसी तरह का एक मुआहदा किया चार्ल्स द सिंपल किंग ऑफ फ्रांस ने, कि फ्रांस के बादशाह जिसका नाम चार्ल्स द सिंपल था। तो दो मुआहदे हुए, एक मुआहदा हुआ एल्फ्रेड के दरमियान नॉर्थमैन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर जो नॉर्थमैन थे उनमें, और एल्फ्रेड के दरमियान एक मुआहदा हुआ। इसी तरह का एक मुआहदा रोलो जो लीडर था डैन्स कबाइल का नॉर्मैंडी में, उसके साथ किंग ऑफ फ्रांस ने जिसका नाम चार्ल्स द सिंपल था उसने किया। द नेक्स्ट 1.5 centuries विटनेस्ड हाउ मास्टरफुल ड्यूक्स रेज द ड्यूकडम टू ए पोजीशन ऑफ ग्रेट इन्फ्लुएंस। अगली 1.5 सदी के दौरान ये चीज़ मुशाहिदे में आई कि कुछ ड्यूक्स जो इंग्लैंड की जो मुख्तलिफ काउंटीज़ हैं उनके जो सरबराह होते हैं उनको ड्यूक्स कहते हैं। तो जो मुख्तलिफ ड्यूक्स थे उन्होंने जो अपनी ड्यूकडम थी, अपनी जो सल्तनत थी, उसको उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो बाअसर हो गए। नॉर्मन्स रेडिली अडॉप्टेड द फ्रेंच सिविलाइजेशन। जो नॉर्मन्स थे इंग्लैंड के अंदर रहने वाले और नॉर्मैंडी के इलाके में रहने वाले, उन्होंने फ्रांसीसी तहजीब को अपना लिया। दे इंजेक्टेड फ्रेश विगर इनटू व्हाट दे बारोड। और जो भी उन्होंने बारो किया फ्रांस से, जो कुछ भी उन्होंने लैंग्वेज की शक्ल में, सिविलाइजेशन शक्ल में हासिल किया, उसके अंदर अपना जो जोश और जज्बा था उसको भी साथ शामिल कर दिया। प्रॉफिटेड फ्राम फ्रेंच मिलिट्री फोर्सेस एंड टुक इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फ्रैंकिश लॉ। जो फ्रांसीसी मिलिट्री की फोर्सेस थी उससे भी उन्होंने फ़वायद हासिल किए। एंड टुक इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फ्रैंकिश लॉ, और जो फ्रांसीसी कानून था उसकी जो अदालतें थीं उनमें भी इन्होंने अहम जगह हासिल कर ली। एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी एंड कंस्ट्रक्टेड नॉर्मन कैथीड्रल्स। इन्होंने क्रिश्चियनिटी को, ईसाईयत को कबूल कर लिया और अपने इलाकों में नॉर्मन कैथीड्रल, नॉर्मन गिरजाघर तामीर कर लिए। लोकल्स गेव अप देयर ओन लैंग्वेज। जो मकामी लोग थे उन्होंने अपनी ज़ुबान छोड़ दी। एंड लर्नड फ्रेंच, और फ्रांसीसी सीखने लगे। कॉन्सिक्वेंटली ओल्ड स्कैंडिनेवियन टंग डिसअपीयर्ड रैपिडली। और जल्द ही जो पुरानी स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज थी वो यहाँ इस इलाके से गायब हो गई। तो ये बात ज़हन में रखें कि ये फ़्रांस का बिल्कुल शमाली इलाका और जो उसके आगे इंग्लिश चैनल और इंग्लैंड का बिल्कुल स्टार्ट है, वहाँ पे ये लोग आबाद थे और इनका ताल्लुक़ जो था वो स्कैंडिनेविया से था, डेनमार्क से, नॉर्वे से, स्वीडन से, और ये स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज बोलते थे। लेकिन फ्रांस के असर रसूख की वजह से इन्होंने फ्रेंच सिविलाइजेशन भी अपना ली, उनके साथ मुआहदे भी कर लिए और फ्रांसीसी लैंग्वेज भी सीख ली। सेकंड ड्यूक सेंट हिज सन टू बैयूक्स टू लर्न समथिंग ऑफ द स्पीच ऑफ हिज फोर फादर्स।
तो ये किसी ड्यूक की बात हो रही है कि जब उन्होंने अपनी तहजीब छोड़ दी और फ्रांसीसी तहजीब अपना ली और ज़ुबानें भी सीख लीं, तो ये कोई सेकंड ड्यूक था जिसने अपने बेटे को बेऊक्स के इलाके में भेजा। वहाँ पे यकीनन जो पुरानी लैंग्वेज थी वो बोली जाती होगी, इसलिए भेजा कि उसके जो आबाओ अजदाद थे उनकी वो लैंग्वेज या उनकी जो स्पीच है वो सीख के आए। 11th सेंचुरी, 11वीं सदी। एट द टाइम ऑफ द नॉर्मन कॉन्केस्ट द सिविलाइजेशन ऑफ नॉर्मंडी वाज फ्रेंच। जब नॉर्मन फतह हुई, नॉर्मन कॉन्केस्ट हुई, तो नॉर्मंडी की जो तहजीब थी वो बिल्कुल फ्रांसीसी थी। नॉर्मन्स वर मोस्ट एडवांस पीपल। नॉर्मन बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता लोग थे। बिफोर नॉर्मन कॉन्केस्ट देयर वाज ए क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू पीपल। नॉर्मन फतह से पहले दो लोगों के दरमियान एक करीबी राबता हुआ। इथलरेड 1002 में मैरिड ए नॉर्मन वाइफ। इथलरेड ये इंग्लैंड से इसका ताल्लुक था। इथरलेड ने एक नॉर्मन खातून के साथ शादी की एंड ड्यूरिंग एग्जाइल टुक रिफ्यूज एट द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी। और जलावतनी की हालत में, यानी अपने इलाके से वो भाग गया और जो ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी था, जो नॉर्मंडी का बादशाह था, उसके पास पनाह हासिल कर ली। हिज सन एडवर्ड ब्रॉट अप इन फ्रांस। उसका बेटा फ्रांस में पैदा हुआ, उसकी परवरिश हुई। वॉज मोर फ्रेंच दैन इंग्लिश, और वो इंग्लिश की बमुकाबलतन ज़्यादा फ्रांसीसी रखता था। इन 1042 एडवर्ड द कन्फेसर, तो अब यही जो एडवर्ड द कन्फेसर था 1042 में, वाज रीस्टोर टू द थ्रोन, इसको इसका तख्त वापस मिला। एंड ही सपोर्टेड नॉर्मन फ्रेंड्स, और ये नॉर्मन दोस्तों की हमायत इसने जारी रखी। तो ये बात समझने वाली है कि वाक़या ये हुआ कि इथलरेड, इसका शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ होगा इंग्लिश, इसने नॉर्मन औरत से शादी की और इसने ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी के पास जाके पनाह ले ली। वहीं पे उसका बेटा पैदा हुआ एडवर्ड। ये फ्रांस में ही पला बड़ा और ये इंग्लिश की बजाय ज़्यादा फ्रांसीसी लगता था। 1042 में इसने अपना नाम एडवर्ड द कन्फेसर रखा और इसको दोबारा से इसका जो थ्रोन था, इसका जो तख्त था, वो इसको मिल गया और वहाँ पे इसकी हुकूमत दोबारा बन गई इंग्लैंड में। और इसने अपने जो नॉर्मन फ्रेंड थे उनकी जो सपोर्ट थी, हमायत थी, जारी रखी। द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग फ्रेंच एटमॉस्फेयर। नतीजा ये हुआ कि पूरे की पूरी फ़ज़ा जो थी वो फ्रांसीसी में बदल गई। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एडवर्ड डाइड चाइल्डलेस। इस हवाले से ये है कि एडवर्ड जो था बग़ैर कोई बच्चा पैदा किए मर गया। इट लेड टू द इशू ऑफ चॉइस ऑफ ए सक्सेसर। अब मसला खड़ा हो गया कि इसका जो सक्सेसर है, इसका जो जानशीन है, कौन होगा। गॉडविन अर्ल ऑफ द वेस्ट सैक्सन इमर्ज्ड एज सक्सेसर। वेस्ट सैक्सन का एक नौजवान गॉडविन अर्ल, उसने दावा कर दिया कि वो जानशीन होगा। बट ही वॉज चैलेंज्ड बाय विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी। लेकिन नॉर्मंडी के ड्यूक विलियम ने उसको चैलेंज कर दिया। टू कट इट शॉर्ट, इस बात को मुख्तसर करते हैं, विलियम हैड वन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। फिर हेस्टिंग की लड़ाई हुई और विलियम ने, जो कि नॉर्मंडी का ड्यूक था, उसने ये जंग जीत ली। बट हैड नॉट येट अटेन्ड द इंग्लिश क्राउन, लेकिन उसने इंग्लिश ताज ना पहना। होएवर व्हेन द साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड वाज बर्नट, ताहम जब इंग्लैंड के जनूब मशरक़ के इलाके को आग लगा दी गई, एंड द सिटीजन ऑफ लंदन सरेंडर्ड, और लंदन के जो शहरी थे उन्होंने घुटने टेक दिए। ही वॉज क्राउंड ऑन क्रिसमस डे 1066, तो 1066 क्रिसमस के दिन उसने ताज पहना और इंग्लैंड का बादशाह बन गया। तो बेसिकली ये ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी था, विलियम विलियम। फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द नॉर्मन सेटलमेंट आर वर्थ रीडेबल। ये नीचे कुछ पॉइंट दिए जा रहे हैं जो नॉर्मन जो आबादकारी थी उसके हवाले से पढ़ने के काबिल हैं। तो नंबर 1 है, विलियम्स विक्ट्री एट हेस्टिंग वाज मोर दैन ए मीर सब्सटीट्यूशन ऑफ वन मोनार्क फॉर अनदर। विलियम ने जो फतह हासिल की हेस्टिंग में और इंग्लैंड का बादशाह बना, तो ये एक बादशाह से दूसरे बादशाह की तब्दीली की तरह था। इससे बढ़कर कोई बात नहीं थी कि एक बादशाह ख़त्म हुआ, दूसरा बादशाह आ गया, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी रहीं। नॉर्मन प्रीलेट्स वर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड इनटू ऑल इम्पॉर्टेंट पोजीशन द चर्च। बाद में ऐसा हुआ कि जो चर्च था, जो गिरजा था, उसके अंदर अहम पोजीशनों पर जो नॉर्मन प्रीलेट थे, पादरी थे, उनकी तकर्रियाँ कर दी गई। फॉर एग्जांपल द 2 आर्च बिशप वर नॉर्मन,
उस वक्त 2 आर्च बिशप नॉर्मन थे। आल्सो इंग्लिश एबट्स वर रिप्लेस्ड, इसी तरह से जो पादरियों के सरबराह एबट थे उनको भी रिप्लेस करना शुरू कर दिया गया। इन 1075 13 आउट ऑफ 21 एबट्स हु साइंड द डिक्रीज ऑफ द काउंसिल ऑफ लंदन वर इंग्लिश। 1075 में 21 में से 13 एबट वो थे जिन्होंने काउंसिल ऑफ लंदन के साथ मुआहदा तय किया था और ये सब के साथ अंग्रेज़ थे। इंटरेस्टिंगली 12 ईयर्स लेटर ओनली 3 वर लेफ्ट। दिलचस्पी की बात यह है कि ठीक 12 साल बाद 1087 में सिर्फ 3 इंग्लिश सरबराह पादरियों के बाकी बचे, बाकी सारे फ्रांसीसियों के साथ बदल दिए गए। टॉपिक 068 यूज़ ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एंड लिटरेचर, फ्रांसीसी ज़ुबान का इस्तेमाल और फ्रांसीसी अदब। द यूज़ ऑफ फ्रेंच बाय द अपर क्लास, जो उस वक्त की अपर क्लास थी वो फ्रांसीसी ज़ुबान का इस्तेमाल करती थी। द मेंबर्स ऑफ द न्यू रूलिंग क्लास वर सफिशिएंटली प्री डोमिनेंट टू कंटिन्यू टू यूज़ देयर ओन लैंग्वेज। तो नई जो हुक्मरान जमात थी उसके जितने भी लोग थे, अफराद थे, वो इस बात पे उनका तहैया था और वो प्री डोमिनेंट थे कि वो अपनी ज़बान का इस्तेमाल करेंगे। दिस वाज नेचुरल एनफ, और ये बात कुदरती भी थी। फॉर 200 ईयर्स आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट फ्रेंच रिमेन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी इंटरकोर्स अमंग द अपर क्लास इन इंग्लैंड। 200 साल तक नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद फ्रांसीसी ज़ुबान इंग्लैंड की जो अपर क्लास थी उसके दरमियान आम गुफ्तगू की ज़ुबान के तौर पर फ्रांसीसी ज़ुबान राइज रही। फ्रेंच स्प्रेड थ्रू, फ्रांसीसी किस तरह फैली? इंटर मैरिज, आपस में शादियां करने से। एसोसिएशन विद द रूलिंग क्लास, रूलिंग क्लास के साथ, हुक्मरान जमात के साथ जिन लोगों का ताल्लुक था तो वो फ्रांसीसी सीखते। न्यूमरस पीपल ऑफ इंग्लिश एक्सट्रैक्शन फाउंड इट टू देयर एडवांटेज टू लर्न इंग्लिश, बहुत सारे इंग्लिश जो लोग थे वो इस बात को फ़ायदेमंद समझते थे कि वो फ्रांसीसी सीखें। और तीसरे नंबर पे डिस्टिंक्शन वाज नॉट एथनिक बट वाज लार्जली सोशल। तो ये जो फ्रांसीसी ज़ुबान की नुमाया हालत थी ये इसके लिसानियत, इसकी ज़ुबान की वजह से नहीं बल्कि मुआशरे के अंदर इसकी ज़रूरत की वजह से अहमियत बनी और ये फैलना शुरू हुई। लैंग्वेज ऑफ द मैसेज वाज इंग्लिश, आवाम की ज़ुबान अंग्रेज़ी थी। अ फ्रेंच सोल्जर हु सेटल्ड ऑन ए मैनर विद ए फ्यू हंड्रेड इंग्लिश पीजेंट्स would soon learn the language of the people among whom his lot was cast। एक फ्रांसीसी सिपाही जिसको जागीर अलाट हुई थी और उसके पास वहाँ पे हज़ारों की सैकड़ों की तादाद में इंग्लिश किसान काम करते थे, तो वो बड़ी आसानी के साथ उन लोगों की ज़ुबान सीख जाता क्योंकि ये उसकी किस्मत में लिखा गया था कि उनके साथ वो काम करता था और उनके साथ बात करने के लिए उसको अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखना पड़ती थी। एन इंस्ट्रक्टिव पैरेलल टू द बाइलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंग्लैंड in this period is furnished by the example of Belgium today। इंस्ट्रक्टिव पैरेलल, तालीमी तवाज़न, सीखने का जो तवाज़न होता है, टू द बाइलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का 2 ज़बानों का जो किरदार इन दिस पीरियड में रहा। इस पीरियड के दौरान तालीमी पहलू अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के अंदर 2 ज़बानें जो थीं वो राइज रहीं। इज़ फर्निश्ड बाय द एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम, तो इसके लिए हम बेल्जियम की मिसाल, आज की बेल्जियम की मिसाल देंगे। हेयर वी फाइंड फ्लेमिश एंड फ्रेंच इन यूज साइड बाय साइड, यहाँ हम फ्लेमिश और फ्रांसीसी ज़बान दोनों को साथ साथ देखते हैं। फ्लेमिश इज़ ओनली अनदर नेम फॉर द डच स्पोकन इन बेल्जियम, बेल्जियम के अंदर जो डच ज़बान बोली जाती है उसका दूसरा नाम फ्लेमिश है। तो वहाँ पे फ्लेमिश और जो फ्रेंच है दोनों साथ साथ बोली जाती हैं। सर्कमस्टांसिस प्रोमोटेड द कंटिन्यूड यूज़ ऑफ फ्रेंच, तो हालात ऐसे बन गए कि उन्होंने मुसलसल जो इस्तेमाल था फ्रांसीसी का इसको फ़रोग दिया। अनटिल द बिगिनिंग ऑफ द 30th सेंचुरी, 13वीं सदी के आगाज़ तक देयर वाज ए क्लोज कनेक्शन ऑफ अपर क्लास बिटवीन इंग्लैंड एंड द कॉन्टिनेंट, तो एक क्लोज कनेक्शन था, एक करीबी रब्ता था अपर क्लास का इंग्लैंड और जो उनका जो पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट था, बर-ए-आज़म था, उसके दरमियान। फ्राम द टाइम ऑफ द कॉन्क्वेस्ट, फतह के वक़्त से लेकर, द किंग्स ऑफ इंग्लैंड वर लाइकवाइज ड्यूक्स ऑफ नॉर्मैंडी, फतह के वक़्त से लेकर जो इंग्लैंड के बादशाह होते थे वो साथ ही नॉर्मैंडी के ड्यूक्स भी कहलाते थे। इंग्लिश किंग्स स्पेंड टाइम देयर, इंग्लिश बादशाह अपना ज़्यादा वक्त वहाँ पे गुजारते। द कॉन्करर एंड हिज सन्स वर इन फ्रांस, जो कॉन्करर था, फातेह था और उसके जो बेटे थे वो फ्रांस में रहते। फॉर अबाउट हाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव
for about half of their respective reigns. Except for Henry I, no English king until Edward IV sought a wife in England. हेनरी वन के अलावा एडवर्ड फोर तक, हेनरी वन के अलावा एडवर्ड फोर तक किसी बादशाह ने भी सॉट ए वाइफ इन इंग्लैंड में शादी नहीं की. इट इज़ ईजी टू सी हाउ कॉन्टिनेंटली माइंडेड इंग्लिश रॉयल्टी वाज एंड हाउ नेचुरल दी कंटिन्यूड यूज ऑफ फ्रेंच एट इंग्लिश कोर्ट वाज. तो ये बात आसान से समझ आ जाती है कि जो इंग्लिश रॉयल्टी थी, इंग्लिश शहनशाह थे, वो कितने कॉन्टिनेंटली माइंडेड थे. यानी वो अपने जो इंग्लैंड था उससे हट के फ्रांस और जो दूसरा कॉन्टिनेंट के इलाके थे वहाँ तक उनके ज़हन की वुसअत थी. और हाउ नेचुरल दी कंटिन्यूड यूज़ ऑफ फ्रेंच एट द इंग्लिश कोर्ट वाज. और ये बात भी समझ में आ जाती है कि इंग्लिश दरबारों के अंदर भी फ्रांसीसी ज़बान क्यों बोली जाती थी. सेम वाज द केस ऑफ नोबिलिटी. और यही केस नोबिलिटी के साथ था, जो अशराफिया थी उनकी, यानी जो वज़रा और जो मुसाहिबीन होते थे कोर्ट के अंदर, उनके साथ भी यही मसला था कि वो भी जो शादियां थी वो फ्रांस में और दूसरे इलाकों में जाके करते और फ्रांसीसी को प्रमोट करते. द इंग्लिश नोबिलिटी वाज एन एंग्लो फ्रेंच अरिस्टोक्रेसी. जो इंग्लिश नोबिलिटी थी ये एंग्लो फ्रेंच अरिस्टोक्रेसी कहलाती थी, यानी कि इंग्लैंड और फ्रांसीसी अशराफिया. दे हैड पोजेशंस ऑन द कॉन्टिनेंट. इनकी मलकियती थी कॉन्टिनेंट के ऊपर, बर आज़म के ऊपर. यानी कि इंग्लैंड के लोगों ने जगहें और जागीरें खरीदी हुई थी फ्रांस में, और फ्रांस के लोगों ने इंग्लैंड के अंदर अपनी जागीरें खरीदी हुई थी. दे फ्रिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्टिनेंटल मैरिजेस एंड स्पेंट मच टाइम इन फ्रांस. इंग्लैंड के जो अशराफिया थी ये ज़्यादातर शादियाँ दूसरे मुल्कों में करते, फ्रांस में या दूसरी जगहों पे, और अपना ज़्यादा वक्त फ्रांस में गुजारते टू प्लीज़ दी कोर्ट एंड दी नोबिलिटी. दरबार को और जो उसके वज़रा और मुसाहब होते थे उनको खुश करने के लिए नेचुरली ऑल दी लिटरेचर दैट वाज रिटन वाज आल्सो हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच. तो जितना भी उस वक्त लिटरेचर लिखा गया उसके ऊपर फ्रांसीसी ज़ुबान के बहुत ज़्यादा असरात थे. टॉपिक 069 द एटीट्यूड टुवर्ड इंग्लिश. इंग्लिश की तरफ रवैया. देयर इज़ नो रीज़न टू थिंक दैट द प्रेफरेंस that the governing class in England showed for French was anything more than a nature result of circumstances. कोई वजह नहीं ये सोचने में कि जो गवर्निंग क्लास थी, जो हुक्मरान जमात थी इंग्लैंड के अंदर, वो तरजीह देती थी फ्रांसीसी ज़ुबान को, और ये जो उस वक़्त के हालात थे उनका कुदरती नतीजा था. जो हालात उस वक्त बने हुए थे, तो जो इंग्लैंड की गवर्निंग क्लास थी वो फ्रांसीसी ज़बान को अंग्रेज़ी ज़बान पे तरजीह देती थी. द आइडिया दैट द न्यू कमर्स वर एक्टिवली होस्टाइल टू इंग्लिश लैंग्वेज इज़ विदाउट फाउंडेशन. ये ख्याल करना कि जो नए आने वाले थे वो अंग्रेज़ी ज़बान के साथ उन्होंने बदसलूकी की, ये बेबुनियाद बात है. उन्होंने बदसलूकी नहीं की, बल्कि हालात ऐसे बन गए कि इंग्लैंड के रहने वाली जो अशराफिया थी, वहाँ के जो हुक्मरान थे, उन्होंने खुद ही इंग्लिश ज़ुबान के ऊपर फ्रांसीसी ज़ुबान को तरजीह देना शुरू की. तो नए आने वालों ने किसी किस्म की बदसलूकी नहीं की थी. इट इज़ ट्रू दैट इंग्लिश वाज नो एन अनकल्टिवेटेड टंग. अब ये बात दुरुस्त थी कि अंग्रेज़ी ज़ुबान एक नाकाबिले काश्त ज़ुबान बन चुकी थी, ऐसी ज़ुबान जिसकी काश्त नहीं हो रही थी. द लैंग्वेज ऑफ ए सोशली इन्फीरियर क्लास. और ये ज़ुबान समाजी तौर पर एक कम तर तबके की ज़ुबान बन चुकी थी. दिस सेशन आल्सो डिस्कसेस दैट टिल 1200 व्हाट वाज हैपनिंग. इस सेशन में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि 1200 के साल तक क्या कुछ होता रहा. व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द किंग एंड द अपर क्लासेस. बादशाह का रवैया कैसा था और जो आला तबका था उसका रवैया कैसा था. वाई दे वर इनडिफरेंट. वो इनडिफरेंट क्यों थे, लापरवाह क्यों थे, बेपरवाह क्यों थे. व्हाट वर द रीजंस ऑफ इनडिफरेंस. और इस लापरवाही की वजूहत क्या थी. दे डिड नॉट कल्टिवेट इंग्लिश. उन्होंने इंग्लिश को कल्टीवेट नहीं किया, इंग्लिश की काश्तकारी नहीं की, इंग्लिश को फ़रोग नहीं दिया. दो हैड अक्वेंटेंस विद इट. अगरचे वो इसके वाकिफ़ थे, ये उनकी अपनी ज़ुबान थी. द रीज़न वाज दैट देयर एक्टिविटीज़ इन इंग्लैंड डिड नॉट नेसेसिटेट इट. उनकी वजह ये थी कि इंग्लैंड के अंदर जो उनकी सरगर्मियाँ थीं उसके लिए ये अंग्रेज़ी ज़रूरी नहीं थी. देयर कॉन्स्टेंट कंसर्न विद कॉन्टीनेंटल अफेयर्स मेड फ्रेंच यूज़फुल. और उनका जो कॉन्टीनेंटल अफेयर थे,
यानी इंग्लैंड से बाहर फ्रांस के अंदर भी उनके जो ताल्लुकात और अफेयर और मामला थे, उसकी वजह से उनके लिए फ्रांसीसी ज़बान ज़्यादा यूज़फुल और मुफीद थी। टॉपिक 070, फ्यूजन एंड डिफ्यूजन ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश। इंग्लिश और फ्रांस का आपस में मिलना और एक दूसरे के अंदर जज़ब हो जाना। इन द years following the Norman conquest, the sting of defeat and the hardships incident to so great a political and social disturbance, they were gradually forgotten. In the years following the Norman conquest के बाद आने वाले सालों में the sting of defeat, शिकस्त का जो डंक था, and the hardships incident, और जो मुश्किलात पेश आईं to a great a political and social disturbance, और नतीजे में सियासी और समाजी परेशानी पैदा हुई। दे वर ग्रेजुअली फॉरकाटन। इन सब चीज़ों को यानी शिकस्त के की तलही को और जो पॉलिटिकल और सोशल डिस्टर्बेंस पैदा हुई, इसको लोगों ने बतदरीज भुला दिया। पीपल एक्सेप्टेड द न्यू ऑर्डर एज समथिंग अकम्पलिश्ड, और लोगों ने नए ऑर्डर को मुकम्मल तौर पे कबूल कर लिया। दे एक्सेप्टेड इट एज ए फैक्ट एंड एडजस्टेड देमसेल्फ टू इट, उन्होंने इसको एक हकीकत के तौर पे कबूल किया और इसके साथ अपने आप को एडजस्ट कर लिया। द फ्यूजन ऑफ नॉर्मन्स एंड इंग्लिश वॉज रैपिड। नॉर्मन लोगों का और इंग्लिश लोगों का आपस में जो फ्यूजन था, आपस में जो इंजमाम था, आपस में जो जुड़ाव था, वो बड़ा तेज़ी से हुआ। बट नॉट मोर रैपिड दैन नेशनल इंटरेस्ट, लेकिन इतना तेज़ी से नहीं जितना कि कौमी मुफाद होता है। यानी कौमी मुफादात अपनी जगह पे रहे, लेकिन आपस में उन्होंने मेल जोल और जो ताल्लुकात थे उनको बढ़ा लिया। वैन ए डिस्टिंक्शन इज मेड, इट सून कम्स टू बी बिटवीन द इंग्लिश मीनिंग ऑल पीपल ऑफ इंग्लैंड एंड द फ्रेंच मीनिंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ फ्रांस। जब डिस्टिंक्शंस की बात होती, नुमाया होने की बात होती, तो फिर इंग्लिश होते यानी इंग्लैंड के रहने वाले लोग, और फ्रांसीसी होते यानी कि फ्रांस के रहने वाले लोग। दिस अर्ली फ्यूजन ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश इन इंग्लैंड इज़ क्वाइट क्लियर फ्राम ए वैरायटी ऑफ एविडेंसेस। ये जो इंतहा बिल्कुल आगाज़ में ही फ्रांसीसियों और इंग्लैंड के दरमियान जो फ्यूजन कायम हुआ, ये मुख्तलिफ़ किस्म के सबूत इसको वाजे करते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर वन ऑफ द एग्जाम्पल इज़ मैरिजेस ऑफ नॉर्मन्स टू इंग्लिश वूमेन। तो जो पहली मिसाल ये कि जो नॉर्मन थे उन्होंने अंग्रेज़ औरतों के साथ शादियाँ की। एविडेंस सबूत, इन 1072 टू 1079, 1072 से 1079 में वुल्फस्टन ब्रॉट अबाउट सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल फेडरेशन बिटवीन द मंक्स ऑफ वॉर्सेस्टर एंड 6 अदर इंग्लिश मोनेस्ट्रीज। तो वुल्फस्टन जो था वो एक स्पिरिचुअल फेडरेशन उसने कायम की मंक्स ऑफ वॉर्सेस्टर के जो मंक थे, मजहबी पेशवा थे, उनमें, एंड 6 अदर इंग्लिश मोनेस्ट्रीज, और दूसरी जो 6 मोनेस्ट्रीज थी जो ईसाइयत के मजहबी तंजीमें थी उनके दरमियान। इन शॉर्ट, नॉर्मन नोबल्स आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स विद देयर न्यू कंट्री। मुख्तसर ये कि जो नॉर्मन नोबल्स थे, जो नॉर्मन अशराफिया थी, उन्होंने अपने नए मुल्क के अंदर अपनी शनाख्त बना ली, फाउंडेड मोनेस्ट्रीज, उन्होंने अपने मजहबी इबादतगाहें कायम कर लीं, एंड चोज बरियल इन दर अडॉप्टेड लैंड रादर दैन इन नॉर्मंडी। और नॉर्मंडी से हट के जहाँ पे वो रह रहे थे, उन्होंने अपने आप को दफन करने को भी मंजूर कर लिया। यानी पहले वो मरते थे तो नॉर्मंडी भी लेके जाया जाता था, लेकिन अब उन्होंने इस जगह को बतौर ग्रेव यार्ड के कबूल कर लिया। द फ्यूजन सीम्स टू हैव गॉन फॉरवर्ड रैपिडली इन दी रेन ऑफ हेनरी वन के दौर में ये जो फ्यूजन था तेज़ी के साथ आगे बढ़ा। नो दैट द इंग्लिश एंड नॉर्मन्स हैव बीन डिवेलिंग टुगेदर। अब इंग्लिश और नॉर्मन इकट्ठे रह रहे थे, मैरिंग एंड गिविंग इन मैरिज, शादियाँ कर रहे थे। द टू नेशंस हैव बिकम सो मिक्स that it is scarcely possible today speaking of free men to tell who is English, who of Norman race। ये आपस में इतने घुल मिल गए कि ये बताना मुश्किल हो गया कि इनमें से इंग्लिश कौन थे और नॉर्मन कौन थे। फ्रेंच वाज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड द अपर क्लास। फ्रांसीसी जो थी वो अदालत की ज़ुबान थी, दरबार की ज़ुबान थी और आला तबके की ज़ुबान थी। इंग्लिश द स्पीच ऑफ द मैस ऑफ द पीपल, और अंग्रेज़ी जो थी वो आम लोगों की ज़ुबान थी। द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इज़ रियली टू फोल्ड। तो जो सवाल पूछा जा सकता है उसके दो पहलू हैं। नंबर 1, व्हेन एंड हाउ जनरली डिड द अपर क्लास लर्न इंग्लिश। जो अपर क्लास थी उसने कब इंग्लिश ज़ुबान सीखना शुरू की। और दूसरा क्वेश्चन, हाउ फार डाउन इन द सोशल स्केल वाज द नॉलेज ऑफ
फ्रेंच एटॉल जनरल। कि नॉलेज ऑफ जो फ्रांसीसी ज़ुबान का जो इल्म था वो सोशल स्केल तक नीचे तक कैसे पहुंचा। तो जी स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा जो आज का लेसन नंबर 14 ख़त्म होता है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 15 के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।